शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे एक फिर से नए डेली एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का करंट ट्रेंड और साथ ही जानेंगे कि सोमवार को कैसा ट्रेंड रह सकता है और बाकी ओवरऑल 12 जो बैंकिंग स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी के अंदर में है उनके अंदर में ट्रेंड कैसा रहेगा, कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और फ्राइडे की जिस तरीके से गिरावट हुई है वहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी लोगों को मायूसी ज़रूर हुई होगी कि मार्केट का ट्रेंड शायद चेंज हो गया है। काफ़ी लोग फियर में भी आ चुके होंगे, पैनिक में भी आ चुके होंगे, बट डेफिनेटली जो कंसर्न है वो इसमें बना हुआ है। और जिस तरीके से गिरावट हुई है मुझे लगता है ये थोड़ी सी और कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन डेफिनेटली 31,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहाँ पे इसे सपोर्ट मिलता हुआ लास्ट डे भी दिखाई दिया। हालांकि क्लोजिंग डे लो के आसपास हुई है और बहुत बड़ी गिरावट है, तो यहाँ पे एक हो सकता है कि फर्दर आपको एक सेल ऑफ देखने के लिए मिले। अगर इस सेल ऑफ फिर से कंटिन्यू रहता है तो और एक बहुत बड़ी गिरावट भी संभव है, लेकिन सपोर्ट हर जगह अवेलेबल है। अगर हम लेवल्स को ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं एक अभी एक सपोर्ट जो है वो मार्केट में बना हुआ है और बजट तक हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत गिरावट और वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिले। अगर क्या हमें बाइंग अटेम्प्ट करनी है, क्या हमें शॉर्ट्स करने हैं, किस जगह पे क्या करना है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि करंट लेवल्स पे अगर आप शॉर्ट करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड क्या फेवरेबल है कि नहीं वो भी कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारा बाइंग लेवल क्या है, बाइंग जोन क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। काफ़ी सारी बातें हैं जो वीडियो के अंदर में हम करेंगे, तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो बात करें अगर फ्राइडे के मार्केट की, तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है। एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल और 3% की गिरावट, लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है। और हमने कंटिन्यूसली टेलीग्राम पे अपडेट किया है कि मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट है और ये कंटिन्यू देखने के लिए मिल सकती है। और इसका कम्प्लीटली मूड ख़राब करने के दो रीजन्स हैं। पहला है जो बैंकिंग कंसर्न्स हैं वो आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल रहे हैं, साथ ही जो बाइडन ने जो शपथ ली है और उसके बाद में जो ट्रंप के जो डिसीजंस थे उनको रिवर्स किया है, उसके जो कंसर्न्स है वो एक थोड़े से मुझे लगता है मार्केट पे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आगे जाके कंसोलिडेशन के जोन में भी बदल सकता है, इसलिए हमें रेंज समझनी होगी। क्योंकि गिरावट होती है तो देखिए आपको अपॉर्चुनिटी वापस से मिलेगी अच्छी बाय करने की, शॉर्ट करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि छोटे रेंज में अगर शॉर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें मौका नहीं मिलेगा। वही अगर बड़े रेंज के शॉर्ट मिलेगा या बड़े रेंज में लॉन्ग मिलेगा तो दोनों तरफ के मौके अच्छे मिलेंगे और एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर में हमको दिखाई देगा। तो पहले हमें ये समझना है कि मार्केट में क्या एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है या हम कंसोलिडेशन में जा रहे हैं। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझना होगा। देखिए क्रैश ऐसा होता है कि फिर से जो हमने मार्च में देखा क्या वैसा होगा, तो वैसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। वहीं कंसोलिडेशन अगर होता है तो अब कंसोलिडेशन कितनी बड़ी रेंज में होता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना। कंसोलिडेशन अगर छोटी रेंज में होता है तो मुझे लगता है 32,600 जो हाई बना है, 800 हाई बना है, वहाँ से लेकर आपको लगभग अगर देखें 32,800 से लेकर 31,000 की रेंज में कंसोलिडेशन हो सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1800 पॉइंट का कंसोलिडेशन है। वहीं बड़ी रेंज में अगर देखें तो बड़ी रेंज के अंदर में हो सकता है 32,800 से लेकर आपको नीचे में 29,000 की रेंज में देखने के लिए मिले कंसोलिडेशन, जो कि लगभग 3800 की रेंज में आता है। तो 3800 बहुत बड़ा फिगर नहीं है, क्योंकि अगर आप करंटली देखें तो लगभग 10 से 15% की रेंज जो है उसी के अंदर में आपको दिखाई देगा। तो 10-15% की रेंज के अंदर में कंसोलिडेशन होता है तो वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको शॉर्ट करने के भी अच्छे मौके मिलेंगे और लॉन्ग करने के भी अच्छे मौके मिलेंगे। रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल रहेगा और आपको लोअर लेवल्स पे बाइंग, हायर लेवल्स पे सेलिंग दोनों करने का मौका मिलेगा। तो बड़ी रेंज में अगर कंसोलिडेशन होता है तो आपके लिए भी अच्छा है, मार्केट के लिए भी अच्छा है। और इसमें जो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं उनमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी और साथ ही जो वीक काउंटर्स है उनके अंदर सेलिंग देखने मिलेगी। और मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है। जो वीक स्टॉक्स है या जिनके अंदर ग्रोथ नहीं है उनके अंदर में अब सेलिंग शुरू होगी, क्योंकि एक तरफा बुल मार्केट चला है तो आपने XYZ कोई भी स्टॉक्स पे पैसे लगाए हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिला ही है। बट अब जो ट्रेंड शुरू होने वाला है मुझे लगता है कि अब कंसोलिडेशन का जोन शुरू होगा, जहाँ पे जो वीक स्टॉक्स हैं वहाँ से पैसे निकलेंगे और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के अंदर में पैसे इनफ्लो होंगे। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है, जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जो मैनेजमेंट अच्छे हैं, साथ ही टेक्निकली भी काफ़ी साउंड है। तो हर जगह पे हमको एक अच्छा मौका मिलेगा। जो वीक स्टॉक्स है उसमें शॉर्ट का, जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनके अंदर में लॉन्ग का, साथ ही हमें रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल दिखाई देगा। तो हर लिहाजे से मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा फॉल आता है तो एक यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। अभी फॉल कैसा आता है ये भी एक बहुत ज़रूरी है समझना। क्या ये एकदम स्टीप फॉल आएगा या फिर यहाँ पे एक छोटा कंसोलिडेशन के हिसाब से जो स्लोली एक अपसाइड या डाउनसाइड करके जो आता है वो हमें देखना होगा।
तो अब अगर स्टीप फॉल आता है तो कल अगर गिरावट होती है, कल फिर से अगर रेड कैंडल बनती है तो आप मान के चलिए कि स्टीप फॉल आएगा। और अगर कल यहाँ से एक रिवर्सल या अपने आप को होल्ड आउट करने की कोशिश होती है तो यहाँ पे आपको एक वापस से एक अपसाइड देखने मिलेगी, फिर वापस से एक फॉल आएगा, फिर अपसाइड देखने मिलेगी। तो एक चैनल की तरह से आप देख सकते हैं कि एक चैनल की तरह फॉल होते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें अब सपोर्ट कहाँ पे नजर आ रहा है? सपोर्ट हमें नजर आ रहा है 31,000 इमीडिएट सपोर्ट है, जो कि मुझे लगता है कि अगर कोई बड़ी गिरावट आती है फिर से कल, क्योंकि FIAs ने भी सेल किया है, हो सकता है वो एक आध दिन और कंटिन्यू करे, क्योंकि जो बाइडन के जो डिसीजन है उनके कारण थोड़ा सा फियर जो FIAs में है वो हो सकता है। तो 31,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर ये ब्रेक होता है इमीडिएटली 30,600 हमको लेवल्स देखने मिलेंगे, जो कि 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे इसके आसपास मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं रुकते हुए नजर आ सकता है। लेकिन अगर गिरावट आती है कल इमीडिएटली तो यहाँ पे 3 कैंडल बनेगी, जो कि अगर हम देखें तो 3 ब्लैक सोल्जर्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे, जहाँ से एक स्टीप फॉल हमको देखने मिल सकती है 29,000 के लेवल्स तक। तो 29,000 के लेवल्स तक अगर फॉल देखने मिलती है तो हमें क्या बाय करना चाहिए? डेफिनेटली मुझे लगता है 29,000 के लेवल्स पे एकदम आराम से आपको बाय करना चाहिए। करंट लेवल्स पे अगर कल इमीडिएटली गिरावट होती है तो आपको शॉर्ट भी करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट्स संभल के ही करना है, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल आजकल बहुत ही जल्दी आता है। इसलिए मुझे लगता है कि शॉर्ट्स थोड़ा सा संभल के करना चाहिए, स्टॉप लॉस एकदम लगा के हमें करना है, वही सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। और 29,000 के आसपास आता है तो डेफिनेटली 29,000 के आसपास एकदम बहुत ही अच्छा बाइंग जोन रहेगा। और मुझे लगता है कि शायद ये 29,000 तक दिखाएगा, फिर से ये अपसाइड जाएगा, फिर से नीचे आएगा। इसी तरीके से कंसोलिडेशन चलता रहेगा और मार्केट में एक अच्छी तेज़ी, अच्छा मूवमेंट और ओवरऑल ट्रेडिंग के लिहाजे से मार्केट जो है वो बहुत ही सुपर रहता हुआ आपको दिखाई देगा। तो कल की अगर रेंज की बात करूं तो मुझे नीचे में 30,600 का लेवल दिखाई देता है। वहीं अगर रिवर्सल इमीडिएटली लेता है तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 31,500 पे। तो कल की जो रेंज है ये 900 पॉइंट की रेंज रह सकती है। अगर इमीडिएटली गिरावट होती है 30,600 और अगर एक रिवर्सल की कोशिश होती है तो 31,500 की। बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो वॉल्यूम के साथ में गिरावट होते हुए नजर आ रही है। लास्ट 2 दिन से हायर लेवल्स पे हमने एग्जिट की ही सलाह दी थी और कोई बाइंग या सेलिंग दोनों ही हमारा व्यू नहीं था। हालांकि हम सेलिंग करते तो अच्छी प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते थे, बट अगर देखें तो सपोर्ट बहुत ही अच्छा अवेलेबल है और वहीं पे सपोर्ट इसने एग्जैक्टली लिया है। तो क्या यहाँ पे फर्दर गिरावट होगी? देखिए जिस तरीके से सपोर्ट इसे मिला है तो कोशिश ये ज़रूर करेगा अपने आप को होल्ड आउट करने के लिए। इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा शॉर्ट्स बनाना रिस्की हो सकता है, बट कोई भी बाउंस आता है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 655 पे है, तो 655 660 के आसपास अगर फिर से आपको मिलता है तो यहाँ पे हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। और वापस लोअर लेवल्स पे सपोर्ट जो है वो इसे मिलेगा, यहाँ पे वापस 640 के आसपास मिल सकता है। तो हमें लगता है 660 कोई भी बाउंस के अंदर में सेल करेंगे तो ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। और वहीं पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 628 तक है, तो आपको हो सकता है कि इसके अंदर में जो एक अप ट्रेंड का जो एक रिवर्सल हुआ है, हालांकि अभी भी अगर देखेंगे तो अभी भी अप ट्रेंड में ही बना हुआ है। इसने अगर एक ट्रेंड लाइन को देखें तो ट्रेंड लाइन को ज़रूर ब्रेक किया है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। तो कोई भी गिरावट होती है तो मुझे लगता है 620-25 के आसपास इसको फिर से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इसलिए कोई भी बाउंस में बेचेंगे तो ज़्यादा फायदा देगा। और 625 के आसपास 620 के आसपास आता है तो फिर से हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट्स कवर करने का मौका मिले, या फिर 600 के आसपास आता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी शॉर्ट करेंगे 660 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए और मुझे लगता है स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए 675 का, और वहीं पे टारगेट रहेंगे 640 से लेकर 620 के। बंधन बैंक की बात करें तो लास्ट डे मैंने जो स्पेशल वीडियो बनाया था उसके अंदर में क्लियरली इसके अंदर में जो इसका ट्रेंड है वो डिस्कशन किया था कि क्या इसका ट्रेंड है। ऊपर से काफ़ी अच्छी गिरावट देखने के लिए मिल चुकी है हमको, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डबल टॉप भी आपको बनते हुए नज़र आ रहा था। और वहीं पे जो गिरावट हुई है हमने डिस्कशन किया था कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं वो 310 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो 340 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो अगर देखें तो दोनों ही स्टॉप लॉस लगभग ट्रिगर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि 310 का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, क्योंकि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का इसको सपोर्ट मिला है 312.9 पे। 311.85 इसने लो बनाया, 314 पे क्लोजिंग दी है। तो क्या यहाँ से और फर्दर सेलिंग हो सकती है? मुझे लगता है डेफिनेटली अगर गैप डाउन फिर से होता है तो यहाँ पे और फर्दर सेलिंग हो सकती है। इसलिए अगर कल गैप डाउन होता है तो आपको इसमें डेफिनेटली एक नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट मिलेगा, जो कि आता है अराउंड 290 के आसपास। तो 290 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, 290 पे सपोर्ट मिलेगा इसको। और क्लोजिंग बेसिस पे 310 का स्टॉप लॉस रखे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, जिनके अगर 310 के नीचे क्लोज होता है कल तो डेफिनेटली यहाँ से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, फिर लोअर लेवल्स पे आपको फिर से एंट्री मिल सकती है। तो बस यही देखना है कि ये कहाँ पे रिवर्सल लेगा, कहाँ से फिर रिवर्सल पे हम फिर से इसको बाय कर सकते हैं। अभी जिस हिसाब की वॉल्यूम है मुझे लगता है कि कल आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिल सकती है। अगर अपसाइड मिलती है तो कोई बाइंग अटेम्प्ट इमीडिएटली नहीं करना है, थोड़ा सा
वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा अपसाइड में आके फिर से ये गिरावट आपको दिखाते हुए नजर आए। तो ओवरऑल ट्रेंड एकदम डाउनवर्ड्स है, करंट लेवल्स पे शॉर्ट नहीं करना है, ये एकदम क्लैरिटी है, और बाय भी नहीं करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा में लास्ट डे हमने डिस्कशन कर लिया था कि क्लियरली आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, और अभी जिस तरीके की गिरावट देखने मिल रही है, हालांकि आप वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं देख रहे हैं गिरावट में, तो आप कह सकते हैं कि मार्केट के प्रेशर के कारण यहाँ करेक्शन देखने मिला है, ये भी हो सकता है। तो जिन्होंने एग्जिट किया है वो लोअर लेवल्स पे फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे कोई एंट्री करने की जगह दिखाई नहीं दे रही है, मुझे लगता है थोड़ा सा और लोअर लेवल्स पे आता है तो बाय करके चलेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिनके पास पोजीशंस है वो 72 का स्टॉप लॉस रखे, 72 अगर ब्रेक करता है तो 68 तक आपको डेफिनेटली फिर से मिल सकता है। फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक में भी अभी ट्रेंड जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, बट यहाँ से भी एग्जिट करने की ही सलाह थी, और ऑलमोस्ट अगर अभी देखें तो 72 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे वॉल्यूम्स कुछ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही, अगर कंसोलिडेशन होता है तो हो सकता है कि इस टाइप के स्टॉक्स में फिर से आपको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिले, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच करना चाहिए, हड़बड़ी करके एंट्री नहीं करनी है। अगर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होता है जो कि 72.6 पे आता है, तो 72.6 के बाद में फिर से एक अच्छी खासी गिरावट फिर से इस स्टॉक को 68 तक लेके आ सकती है। तो क्या हमें 68 पे बाय करना है? डेफिनेटली मुझे लगता है 68 के आसपास आता है तो फिर से एक बाय कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसको 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो 68 बहुत ही अच्छा जोन है, और 72 से लेकर 68 मुझे लगता है कि एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है, तो नीचे के लेवल्स पे आप बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट जो है फिर से आपको 76-80 तक के देखने मिल सकते हैं। HDFC बैंक में जैसे हमने डिस्कशन किया था कि ट्रेंड बिल्कुल अपसाइड था, लेकिन लास्ट डे एक गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखाई दी, वहीं पे ओपन और हाई बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। 1440 पे हमने डिस्कशन किया था कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहीं पे लो बनते हुए हमने देखा 1443.55 इसका क्लोजिंग लेवल है। तो क्या यहाँ पे हमें शॉर्ट करना चाहिए या लॉन्ग करना चाहिए? अभी यहाँ पे मुझे लगता है बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हालांकि मेरा व्यू है कि नेक्स्ट डे ये कल यानी मंडे को फिर से ये थोड़ा सा कोशिश कर सकता है अपसाइड जाने की, बट अगर ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड्स रहता है तो इसके अंदर भी सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो लोअर लेवल्स पे बाइंग करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पे हमने डिस्कशन ही किया था कि इसके अंदर में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिलेगी, 520 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। 530 का लो बनाया, 533.8 पे क्लोजिंग दी है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसका भी ब्रेक हो गया है, लेकिन अभी भी इसका ट्रेंड एकदम अपसाइड का ही दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे ओवरऑल तो यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न बन चुका है, तो अच्छी खासी गिरावट फिर से हो सकती है। 520 के लेवल्स डेफिनेटली आपको देखने मिलेंगे, अगर ये ब्रेक होते हैं तो हो सकता है कि 510 तक के लेवल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाए। IDFC फर्स्ट बैंक में एग्जिट करने की ही सलाह थी। अभी मेरी भी यहाँ पे क्लियर अगर देखें तो अप ट्रेंड में ही स्टॉक दिखाई दे रहा है, अभी भी इसका अप ट्रेंड बिगड़ा नहीं है, तो मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशंस है उन्हें होल्ड करना चाहिए। 48 का स्टॉप लॉस रखें, और जिनके पास फ्रेश पोजीशन बनानी है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, कोई रिवर्सल मिलता है मार्केट में अगर ट्रेंड पॉजिटिव रहता है तो ही बाय करें। इंडसइंड बैंक की बात करें तो क्लियरली यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने के लिए मिलेगी, और 880 तक के लेवल्स हमने लास्ट डिस्कस किए थे कि अगर नीचे की तरफ जाता है तो 880 तक के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। 890 का हमने लो देखा और 893.3 पे क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है, और 800 अभी जिस हिसाब से सपोर्ट मिला है 890 का, इसे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला है। अगर ये ब्रेक होता है तो 850 और नीचे में 800 तक के लेवल्स आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट ना करें, जैसे ही 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होता है शॉर्ट्स बनाएं, और मुझे लगता है 900 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल्स पे आप 890 के बाद शॉर्ट कर सकते हैं 900 के स्टॉप लॉस के साथ में, और 850 से लेकर 800 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। कोटक बैंक में जैसा हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे और फर्दर गिरावट देखने के लिए मिलेगी, 1800 से लेकर 1700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट 1800 का जिन्होंने शॉर्ट्स किया है मेंटेन करें, और नेक्स्ट 1800 अगर ब्रेक करता है तो 1700 पे बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने मिलेगी। पीएनबी के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है, और ये कंटिन्यू रहते हुए दिखाई देगी मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ पे फिर से आपको 32 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आरबीएल में भी एक शार्प फॉल देखने के लिए मिल रहा है, और हमने डिस्कशन ही किया था कि इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑलरेडी स्टॉप लॉस पहले लग चुका था इसके अंदर में, तो यहाँ से ऑलरेडी एग्जिट करने की सलाह थी, कोई यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अभी क्या हमें करंट सेल करना चाहिए? मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे भी आप सेल कर सकते हो, क्योंकि जिस तरीके की गिरावट है ये आपको 220 तक के लेवल्स डेफिनेटली दिखा सकती है। सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 210 के आसपास अवेलेबल है, तो मुझे लगता है 220 से लेकर 210 के बीच में एक फिर से एक बाइंग रेंज इमर्ज हो सकती है। करंट लेवल्स पे अगर शॉर्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस आपको बहुत ही छोटा मिलेगा, लगभग 235 का, तो 235 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल्स पे आप शॉर्ट करें 220 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में भी अच्छी खासी गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही है, वॉल्यूम थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रही है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो मुझे लगता है कि 280 से लेकर 275 पे बना हुआ है, तो इस छोटी सी रेंज के अंदर में यहाँ पे स्टॉक अपने आप को होल्ड कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी, स्टॉक को अवॉइड करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों के लिए। तो फिलहाल के लिए मेरी जो ओवरऑल व्यू बनता है वो कुछ स्टॉक्स के
अंदर में सेल का है, कुछ स्टॉक्स के अंदर में अवॉइड का है। तो अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लॉन्ग्स की तो नहीं है, तो डेफिनेटली हमें लॉन्ग्स नहीं करना है, ये एकदम क्लियर कट पता चल रहा है। रादर अपसाइड आएगा तो हम एक शॉर्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, वो मुझे लगता है ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे।